सो हम सर्कल देखने आ रहे हैं, हम सर्कल का रिवीजन करेंगे, मतलब बहुत जल्दी टाइम में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो सर्कल बेसिकली उन सभी पॉइंट्स का लोकस होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एक हम लोग जैसे सर्कल जानते हैं, सर्कल इज बेसिकली थोड़ा शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मान लेना सर्कल ही है। ठीक है, हमने इसका सेंटर ये लिया, तो इस जो ये सराउंडिंग है, जो ये बाहर हमारा सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस की जो रेडियस है, बेसिकली दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सभी पॉइंट्स जो इस सर्कमफ्रेंस पे सभी जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो आर डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और जो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब all the points, locus of all the points which are equidistant from this fixed point, and the fixed point is called center. Okay, और जो फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये तुम्हारा थोड़ा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था कि सर्कल होता क्या है। तो अब हम डायरेक्ट चैप्टर में घुसते हैं, मतलब मेन हेडिंग्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग क्या है कि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल्स को हम देखेंगे, बहुत सारी हम मतलब कि कैसे कैसे हम सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली फॉर्म हमारे पास आती है, जो होती है सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या आती है बेटा? सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म क्या आती है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आती है सेंटर रेडियस फॉर्म। इसमें हम सर्कल को सेंटर और रेडियस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसका बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने एक सर्कल लिया और उस सर्कल के सेंटर को हम कुछ भी बोल देते हैं, लेट सपोज हमने इस सेंटर को क्या बोल दिया है, इस सेंटर को सी हम लेते हैं और इसको हमने बोल दिया है कि ए कॉमा बी है। ठीक है, और जो रेडियस है उसको हमने आर बोल दिया है। ठीक है, तो जो हमें पता है, हमें क्या मालूम, और हमको एक हम ऐसे कि इसको ऐसे सपोज करते हैं, और हमने क्या कर दिया, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, हम यहाँ पर इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई ले लिए हैं। ठीक है, कोई जनरल पॉइंट ले लिया जिसकी वैल्यू बेसिकली सर्कल के अकॉर्डिंग इससे डिफर कर सकती है। पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं यहाँ से, हम बेसिकली इसको प्रूफ कर रहे हैं, अब प्रूफ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, जो पी सी होगा, बेसिकली जो पी और सी के जो कोऑर्डिनेट, जो पी सी होगा वो बेसिकली रेडियस के इक्वल होगा। तो पी सी की जो लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ पी सी इज इक्वल्स टू रेडियस। तो पी सी का हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेते हैं, और वो डिस्टेंस फार्मूले से यहाँ पर रूट आएगा। तो उस रूट को उठाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहीं पे स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। तो ये जाएगा, यहाँ से हम अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो ये जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई। बस सिमेट्री में लिखने के लिए करते हैं, चाहे तो ए माइनस वाई एक्स भी लिख सकते थे, बट एक सिमेट्री जो अच्छा लगता है देखने में उसके लिए हमने लिख दिया भाई, अच्छा भी लगना चाहिए कुछ। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आई है ना, ये जो फॉर्म हमारे पास आई है सर्कल की, ये हमारी क्या आई है, सेंटर रेडियस फॉर्म। इसमें हम कैसे, अभी हमें कोऑर्डिनेट, अगर मैंने पूछ लिया, अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको गिवन हो और हमने पूछ लिया कि कोऑर्डिनेट बता दो सेंटर के, सेंटर के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए कॉमा बी। तो अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस गिवन हो और हमसे पूछे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर चीज़ें गिवन हो, आर पूछ लिया है सेंटर, तो हम सब बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आती है, सेकंड फॉर्म हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म। क्या होती है, जनरल फॉर्म। ठीक है, तो हमें बताना चाहिए जनरल फॉर्म क्या होती है। तो हम अभी देखें तो जनरल फॉर्म सर्कल की क्या रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली हमने पॉइंट स्ट्रेट लाइंस में भी एक इक्वेशन पढ़ी थी, जो हम इस पूरे में पढ़ेंगे, हम पूरे इस कॉनिक सेक्शन में, इसमें सब जगह ये वाली इक्वेशन आई होगी, टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई एंड सी प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। तो हमने लाइन के केस में क्या देखा था, लाइन के केस में बेसिकली हमने देखा था कि जो कि अगर स्ट्रेट लाइन में बेसिकली अगर ये लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो हमने देखा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो जीरो होता है। और डिस्क्रिमिनेंट की हमें वो कंडीशन पड़ी थी कि बेसिकली कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर नहीं काम आया, लिख देते हैं, ए बी सी प्लस टू जी एच टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर ये जीरो हो जाएगा देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दी
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट हम यहाँ पर सर्कल के बारे में देख रहे हैं, तो देखो जल्दी, सर्कल में क्या होता है, सर्कल के लिए कंडीशन होती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होता है, ए इज इक्वल्स टू बी होता है। बच्चे क्या कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं कि जो ए और बी होगा ना वो 1 के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, इट कैन बी 1 के बराबर, 2, 3, बट दोनों कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है वो 0 के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है, 2h, तो 2h बराबर 0 एंड h बराबर, मतलब कि h बराबर भी 0 हो। इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट इज आल्सो इक्वल टू 0, ओके। अब हम आगे देखते हैं। तो इस केस में जो इक्वेशन निकल के आती है वो कैसी इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ठीक है। हमने यहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट को हम इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मान के चीज़ें लिख रहे हैं। तो अगर कभी भी हमारे पास यहाँ पर एक्स का कोई कोफिशिएंट आ गया, वाई का कोई कोफिशिएंट आ गया, तो उससे डिवाइड कर देना इस पूरी इक्वेशन को कि जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो हम यूनिटी बना लें। तो बेसिकली हम इन कोफिशिएंट्स को यूनिटी बनाते हैं, इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 1 के बराबर ही होंगे, ऐसा उनको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये कोई नेसेसरी नहीं है, बट हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि हम इस चीज़ को, हम इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके ही चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जनरल इक्वेशन सर्कल की आ गई है। तो यहाँ से अगर ऐसी कोई इक्वेशन गिवन हो तो हम सेंटर्स कैसे निकालें। तो सेंटर ऐसे अब इतने साफ तो तुम्हें दे ही नहीं होगी कि ऐसे हमें दे दिया गया कि लो भाई सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ले लो, ये रेडियस ले लो, इतना सिंपल नहीं गिवन होगी इक्वेशन कुछ ऐसे ओपन करके गिवन होगी। तो इसके लिए क्या होगा, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो माइनस जी एक्स माइनस एफ के बराबर होते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स का डिवाइड बाई 2, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 कॉमा माइनस टाइम वाई का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2। तो सिंपली वो यही कहना चाह रहा है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और इसकी जो रेडियस आती है सर्कल की जो हम निकालते हैं वो यहाँ से आती है आर स्क्वायर नहीं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन में होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कंडीशंस भी होती है रेडियस में, से याद रखो, काम आएगा। देखो अगर जो ये टर्म है रूट के अंदर वाला टर्म, अगर ये टर्म बेसिकली क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब अगर ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो बेसिकली एक रियल सर्कल बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, रियल सर्कल। अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो एक इमेजिनरी सर्कल बन रहा होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो एक पॉइंट सर्कल बन रहा होगा। ये पॉइंट सर्कल का बहुत काम आएगा, अभी चैप्टर क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी मैंने बता दिया, वो देख लेते हैं। पॉइंट सर्कल होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो पॉइंट सर्कल होगा, लेस देन हो जाए तो इमेजिनरी, ग्रेटर देन हो जाए तो रियल सर्कल होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया था कौन सी जनरल इक्वेशंस देख ली थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर कोई इक्वेशन हमें मतलब इसकी डायमीटर्स गिवन हो तो हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली हम अगर देखें, हमें जो पता है उससे देख सकते हैं। हमें तो हम जल्दी रिविजन करें तो सब चीज़ें वैसे नहीं देख रहे हैं, जल्दी बता देते हैं, तो हम सब डायरेक्ट बताते हैं इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म देख लेते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, बेसिकली डायमेट्रिक फॉर्म होती है एक्स माइनस ए नहीं, ऐसे सपोज़ करो कि हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। इस सर्कल को हमने ऐसे, इसको यहाँ से इस कोऑर्डिनेट को ए नाम दिया, इसको हमने बी नाम दिया, इसको हम कोई पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं, हम इसके पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लेते हैं x2 कॉमा y2, ठीक है। और यहाँ पर कोई रैंडम सा पॉइंट ले लेते हैं सी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम x माइनस वाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर कहीं भी ऐसा मूव कर सकता है, ठीक है, पूरे सर्कल में कहीं भी सी पॉइंट मूव कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सर्कल के, हमें पता है कि सर्कल के अगर डायमीटर से हम कोई अगर सेमी सर्कल में कोई एक एंगल सब्सटेंड करें तो ये 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर देखें तो जो स्लोप होगी, तो जो स्लोप परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब जो सी ए का और सी बी के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा
वो क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर x माइनस x1, हम यहाँ से x माइनस x1 मतलब इनके सॉरी y से ना y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, स्लोप को हम इक्वल कर रहे हैं, इस स्लोप की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो स्लोप क्या होता है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y1 माइनस y1 सॉरी y माइनस x माइनस x1 इंटू ये परपेंडिकुलर है तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं इसको और ये आ जाएगा x माइनस सॉरी y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 और इक्वल टू किसके होगा, -1 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर स्लोप परपेंडिकुलर होती है तो इनके प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व वगैरह करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या होती है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ठीक है, y माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको थोड़ा ओपन करके मतलब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन इसकी क्या बन जाती है, समझ लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू इनके ये जो कोऑर्डिनेट्स का एक्स को जो बेसिकली डायमेट्रिक इंड्स हैं उन डायमेट्रिक इंड्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम, तो बेसिकली x1 प्लस x2 और उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट। ये कुछ सम ऑफ प्रोडक्ट और रूट से ऐसी फीलिंग आ रही है, वैसे ही कुछ समझ लो, ठीक है। प्लस अब इस बाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई कोऑर्डिनेट्स का सम इंटू वाई प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट का सम। तो ये बेसिकली डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है। बेसिकली अगर डायमेट्रिक इन पॉइंट्स हमें गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि हमने देखा कि सर्कल जो है, एक सर्कल है, हमने एक सर्कल लिया जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा तो बेसिकली ये सर्कल, ये ऊपर सर्कल भी हो सकता है एक्स एक्सिस के, ये सर्कल एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसके सेंटर को बेसिकली हम एक्स कोऑर्डिनेट, हम इसके सेंटर को क्या ले सकते हैं, एक्स कोमा इसकी रेडियस है, जो हाइट होगी, जो वाई होगा वो एक्स की रेडियस के बराबर होगा, तो इसको एक्स कोमा आर ले सकते हैं। तो अगर हम सेंटर इस सर्कल की इक्वेशन लिख रहे होंगे तो ये एक्स माइनस, इसको x1 ले लेते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सर्कल नीचे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो रेडियस बेसिकली जो उसका मतलब जो रेडियस है वो यहाँ पर पॉजिटिव होगी, नीचे जाएंगे तो ये वाई एक्सिस होगा तो ये निगेटिव होगा, तो ये वैल्यू ना प्लस माइनस भी हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये अगर यही चीज़ वाई एक्सिस को टच कर रही हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ थी जिसमें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, आर कोमा वाई वन, आर कोमा वाई वन हो जाते। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होते तो इसके पास भी सिमिलरली दो इक्वेशन आ रही होती, एक्स माइनस प्लस माइनस बेसिकली आर स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी रेडियस का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर ये अब तीसरी कंडीशन क्या आ रही होती है कि अगर ये सर्कल दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी बेसिकली टच कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं टच कर रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था कि इस कोऑर्डिनेट, ये इनमें से किसी भी कोऑर्डिनेट में लाई कर सॉरी किसी भी कोऑर्डिनेट नहीं, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता था, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से अगर इक्वेशन लिखें सर्कल की तो ये कह सकती है एक्स प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखो यहाँ से हम अगर देखें तो ये बेसिकली सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, आर कोमा आर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले इंटरसेप्ट। बेसिकली सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या क्या इंटरसेप्ट कट कर रहा होता है। इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है कि हमने अगर एक सर्कल लिया और एक लाइन ली है, जब इसकी एक लाइन है तो इस लाइन ने बेसिकली कितनी डिस्टेंस, जो ये पॉइंट्स है ए और बी, तो जो डिस्टेंस होती है ए बी की उसको बेसिकली हम इंटरसेप्ट बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा। तो एक्स एक्सिस पे बेसिकली वाई इक्वल टू 0 होता है। तो हमने इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में वाई इक्वल टू 0 डाला, हमारे पास इक्वेशन आ गई ये, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बेसिकली दो रूट्स होंगे x1 और x2, ठीक है। मतलब दो जगह कट कर रहा है, सर्कल को इंटरसेप्ट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तो यह दो इक्वेशंस बेसिकली दो रूट्स आ गए और ये हमारे पास ऐसा कुछ सर्कल आ जाएगा
इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। तो हमें बेसिकली ए और बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी की डिस्टेंस अगर हम देखें तो ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर हम देखें तो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, है ना, डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। एक बढ़िया चीज़ देखो, ये एक एक्स एक्सिस पे बेसिकली लाइन लाई कर रही है। तो अगर हम देखें, हम अगर एक्स एक्सिस पे बोलते हैं कि एक ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 5, तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो बेसिकली इनका डिफरेंस होता है। अगर हम चाहें तो बेसिकली इसको हम 5 - 1 लिखते हैं, या फिर इसको 1 - 5 भी लिख सकते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं। तो इसको हम तो इस वाली चीज़ को भी हम सिमिलरली x1 - x2 का मॉडुलस लिख सकते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, तो बेसिकली हम अगर इस वाले फार्मूले से अगर हम देखें, बेसिकली इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखें, तो इस वाली इक्वेशन में हम अगर x1 सम ऑफ रूट्स देखें, तो जो सम ऑफ रूट होगा ना वो -2g आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास c आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, इसको और इसको अगर हम लिखें, ये बेसिकली हम प्रूफ कर रहे हैं, तो हमें बस रिजल्ट को ही याद रखना है, तभी बता देते हैं। देखो, तो हम अगर देखें तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रूट ओवर, हम चाहें तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, x1 + x2 का अगर हम उसको होल स्क्वायर लिखते हैं और माइनस करते हैं 4x1 x2 को, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो बेसिकली यही चीज़ लिखी है वो। तो हम अगर इसको आगे सॉल्व करें तो हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, -2gh इसका स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या हो गया, रूट ओवर 4g² माइनस, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c होता है, तो 4c। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आती है, जो ए बी की लेंथ आती है, वो हमारे पास डायरेक्ट एक फार्मूला आ जाता है, वो क्या है, मॉडुलस ऑफ 2√g² - c। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट देखें, अगर वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट देखें तो बेसिकली हम वही इक्वेशन लिखेंगे और वहाँ पर x = 0 डाल देंगे, और सेम यही प्रोसेस उसमें भी रिपीट करनी होती है। तो हमारे पास आंसर आता है, जो बेसिकली आंसर आता है हमारे पास क्या आता है, तो ए बी की लेंथ आती है वाई इंटरसेप्ट पे, वो आती है मॉडुलस ऑफ रूट ओवर 2f² - c। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आती है ए बी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की, और ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर एक्सिस पे इंटरसेप्ट ना सिर्फ लाइन टच कर रही हो, तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो याद रखना डायरेक्ट काम आ जाते हैं। इन्हीं वैल्यूज़ में हम डाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे देखते हैं नोट टाइप्स के लिख देते हैं कि अगर सिर्फ एक्स एक्सिस को एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, टच करना मतलब ऐसा एक है और ऐसे निकल के जा रही है, मतलब एक्स एक्सिस एज अ टेंजेंट वर्क कर रही है, तो इसकी जो टच करके जा रहा है ना, तो इसकी जो इक्वेशन होती है ए बी, तो बेसिकली यहाँ पर इस कंडीशन में जो g² होता है वो c के बराबर होता है। अगर वो वाई एक्सिस को टच कर रही होगी तो f² c² के बराबर c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन कंडीशंस को याद रखना है। हमने स्पेसिफाइड केस देख लिए थे कि अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा तो क्या इक्वेशन आएगी, वाई एक्सिस पे करेगा तो क्या आएगा। तो हम अभी यहाँ पर कोई भी जनरल लाइन के लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो वो इक्वेशन क्या आएगा, हमने बेसिकली सर्कल लिया जिसमें हमने ये रेडियस ली, सेंटर सी लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पी लिया, और हमने ये दोनों बेसिकली 90 डिग्री पे कट करता है तो वाई सेट करती है, तो ये एक्स लिया, एक एक्स आ गया, ये रेडियस हमारे पास है, और ये जनरल लाइन की इक्वेशन हमारे पास है। तो ये जनरल लाइन जो इंटरसेप्ट कट कर रही होगी, बेसिकली ये ए और बी, इसकी जो लेंथ होती है वो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। वो बेसिकली क्या होगी, ए बी की लेंथ के, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम अगर वो लगा लें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, 2√r² - p², है ना, x की वैल्यू आ जाएगा, इसका दुगना ये ए बी आ जाएगा। तो ये बेसिकली कोई भी जनरल लाइन कट कर रही है इंटरसेप्ट, उसके लिए ये वैल्यू हमारे पास आती है, इंटरसेप्ट के लिए वैल्यू आती है। अब हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में बेटा, पैरामेट्रिक। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली हम अगर बताएं, प्रूफ करें, तो जैसे लाइंस की इक्वेशन में जो भी हमें हमने लाइन में पढ़ा था कि x - a अपॉन cos थीटा इज बेसिकली इक्वल टू y - b अपॉन साइन थीटा, और ये a b क्या है, साइन थीटा के कोऑर्डिनेट्स। तो हम इसको प्रूफ करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, आफ्टर ऑल हमें रिजल्ट्स को ही याद रखना है।
ठीक है, बढ़िया। इसको हमने देख लिया। यहाँ से हम एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर हमें बेसिकली अगर सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, आर कांस्टेंट है, यहाँ पर थीटा क्या है, एक पैरामीटर है। तो ये बेसिकली इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी सर्कल की। तो अगर हम बेसिकली अगर हम देखें कोई भी जनरल पॉइंट हम अगर सर्कल पे लें और उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट देखें, जैसे कि हमने एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल पे हमने पॉइंट पी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये बेसिकली एक्स और वाई क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट बेसिकली पॉइंट पी को ले लिया जो सर्कल पे कहीं भी लाई कर रहा हो, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस आर कॉस थीटा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वी प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल, ये कहीं से भी जितना भी थीटा मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ये लाइन हमारी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ठीक है, अभी हम आगे क्या देखने वाले हैं, आगे हमारे पास आता है, हम देखने वाले हैं अब हम बेसिकली चैप्टर को पॉइंट वर्सेस सर्कल का एक टॉपिक आता है। बेसिकली इस टॉपिक में क्या देखेंगे हम, पॉइंट वर्सेस सर्कल। ठीक है, अगर बेसिकली हम पोजीशन के बारे में बात कर रहे होंगे कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल लाई कर रहा है, तो बेसिकली हमसे अगर हम देखें एक सर्कल हमने बना दिया है, अगर हम देखें तो हमने एक सर्कल बना दिया है और सर्कल की इक्वेशन को हमने बेसिकली कोई एस मान लिया है, उसको जनरल इक्वेशन सर्कल की लिख लेना जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, बढ़िया। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट पी है, हमें नहीं पता वो पॉइंट पी कहाँ है, वो बेसिकली आउट भी हो सकता है, इनसाइड दी सर्कल भी हो सकता है एंड आउटसाइड दी सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक जनरल पॉइंट पी कुछ भी ले लिया, हमने इस पी पॉइंट को हमने इसकी सर्कल की इस पे ले लिया, हमने इस पी पॉइंट को सर्कल की, हमने एक पी पॉइंट लिया जिसको मैंने लिया x1 कॉमा y1, जो मतलब जिस पॉइंट के बारे में हमसे बात करी जा रही है कि फाइंड आउट द पॉइंट पी लाइज विद इनसाइड आउटसाइड और ऑन दी सर्कल, तो बस हमें उसी को फाइंड करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सर्कल की इक्वेशन में इस पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देना है। तो जिसको S1 हम लिखते हैं, तो सर्कल की इक्वेशन में इस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देना है और फिर S की वैल्यू को देखना है। तो अगर और उसको हम जब डाल देंगे तो उसको हम S1 बोल देते हैं, और हम जो S1 की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम 3 कंडीशंस बनाते हैं कि अगर जो S1 की वैल्यू है ग्रेटर देन आई, लेस देन आई और इक्वल टू आई, किसके, ज़ीरो के इक्वल और ग्रेटर, अगर वो बेसिकली ग्रेटर देन होगी तो हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड दी सर्कल लाई कर रहा होगा, लेस देन होगी तो इन, और इक्वल टू होगी तो बेसिकली ऑन दी सर्कल लाई कर रहा होगा। ठीक है, बढ़िया, ये कंडीशन याद रखना, काम आती है। नेक्स्ट हम ये हम देखा पॉइंट वर्सेस सर्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन वर्सेस सर्कल। बेसिकली एक लाइन सर्कल के अंदर लाई कर रही है, बाहर लाई कर रही है, या सर्कल पे टच होके जा रही है, ऐसी कंडीशंस को हम देख रहे होंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, एक सर्कल लिया, हमने एक लाइन यहाँ बनाई, ऐसा करते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन हमने सर्कल के अंदर बना दी, और ये सेंटर हमारे पास सी आ गया है। तो पी पॉइंट बेसिकली कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसको भी हम यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाई हमने, इस पॉइंट को भी पी मान सकते हैं, पी। तो जो सी पी की डिस्टेंस होगी, पॉइंट सी की डिस्टेंस, तो बेसिकली ये क्या है, एक्सटर्नल लाइन है। ये लाइन बेसिकली हमारी सेकेंड होती है सर्कल के अंदर की लाइन, और ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारे पास टेंजेंट होती है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि बेसिकली ये लाइंस इनसाइड दी आउटसाइड दी सर्कल कहाँ कहाँ हैं। तो बेसिकली इनके डिस्टेंस की हम बात करें, अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम होगी, समझो अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम होगी तो सर्कल की इनसाइड लाई कर रही है, रेडियस के बराबर होगी तो क्या होगी, टेंजेंट बेसिकली है, रेडियस के बराबर होगी तो वो टेंजेंट होगी, मतलब सर्कल से पास टच होके जा रही है, और अगर रेडियस से बड़ी होगी तो बेसिकली वो एक एक्सटर्नल लाइन है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो सी पी की डिस्टेंस है वो बेसिकली ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, 3 कंडीशंस हमारे पास आते हैं किसके, आर से। ये किसके लिए है, एक्सटर्नल होगी, ये क्या होगी, टेंजेंट होगी, और ये क्या होगी, सिकेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ें आते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल, क्या, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल।
तो टेंजेंट और नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, अभी एक बहुत बढ़िया सी बात हम देखेंगे। बेसिकली टेंजेंट हमें जो पता है, इसकी टेंजेंट क्या होती है कि सर्कल को टच करती जाए। तो बेसिकली लैंग्वेजेस में ऐसा होता है, बेसिकली जो टेंजेंट होती है ना, वो एक लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड होती है। मतलब कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं और हमने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, अगर हम ए पॉइंट को इस बी पॉइंट के पास लेते हुए आ रहे हैं, हम ऐसे इन ए पॉइंट्स को और इस बी पॉइंट्स को एक दूसरे ओवरलैप करते हुए ले जा रहे हैं, तो एक टाइम आता है कि जो ए है ना, ये बेसिकली अप्रोच टू बी, मतलब इट टेंड्स टू बी हो जाता है। मतलब जो ए और बी है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगते हैं, बहुत कम डिस्टेंस इनके बीच में जाती है। तो उस सेकेंड को हम बेसिकली टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल क्या होती है, उस टेंजेंट की परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही होती है। तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर्कल के केस में हम रेडियस अगर डालते हैं, बेसिकली हमें पता है कि 90 डिग्री बनाती है, और ये सेंटर से होती हुई जाती है। तो इन द केस ऑफ सर्कल अगर कोई टेंजेंट और नॉर्मल है, तो नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल के हमेशा क्या सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रही होगी। तो बस अगर टेंजेंट की स्लोप होगी, सर्कल के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकेंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। टेंजेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म बेसिकली क्या है, हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, हमने एक टेंजेंट बनाई और ये पॉइंट पी पे टच कर रही है, और उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1, y1 ले लिया है, ठीक है। और हमने सर्कल की इक्वेशन को बेसिकली हम थोड़ी छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, ऑरिजिन को एज अ सेंटर मान के x² + y² इक्वल्स टू हमने r² ले लिया, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हमने ले ली सर्कल की, और ये हमारे पास बेसिकली पॉइंट पी है। तो इन दोनों की बेसिकली जो स्लोप होगी, नॉर्मल और इसकी स्लोप जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 हो रहा होगा। जैसे कि अगर हम सी पी की जो स्लोप देखें और टेंजेंट की जो स्लोप देखें, सी पी की स्लोप क्या हो जाएगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 हैं, तो सी पी की जो स्लोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y1/x1। तो और टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 90 डिग्री पे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो ये -x1/y1 हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट पता है, हमें स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन जब लिखेंगे, तो वो इक्वेशन हमारे पास आती है सॉल्व करने के बाद, x - x1 + y + y1 = r², ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद कर लो, इसको याद नहीं करना, हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ एनी पॉइंट, हम किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व की, बेसिकली ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है, कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व हो, हम उसकी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, हमें कुछ नहीं करना, हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए x² के कोफिशिएंट को x1 से रिप्लेस कर देना है, y² के कोफिशिएंट को y1 से रिप्रेजेंट कर देना है, और x को बेसिकली x + x1/2 से रिप्रेजेंट करना है, और जो y होगा, y को y + y1/2 करना है। देन c को तो c ही रहने देना है, और जो x y का कोफिशिएंट है, अभी यहाँ पर x y सर्कल के स्कूल में तो ये कोई काम नहीं आने वाला, हम आगे कॉनिक सेक्शन में काम आएगा, अभी हम नहीं देखते। तो x y बेसिकली 1/2 है, और ये हो जाएगा x1 y1 + x y1, ठीक है। इन टर्म्स को हम रिप्लेस कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम अगर देखें, अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है सर्कल की, जैसे ऊपर गिवन थी x² + y² = r², हमने देखा, तो हम अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें, ये टेंजेंट की इक्वेशन के लिए नहीं, आगे हम इनको और जगह भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, अभी बता देंगे जैसे आएंगे काम तब। x को x1 x × x1 y × y1 एंड रेडियस को r², तो ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। अभी हमारे पास नीचे आता है कि फाइंड, हमारे पास एक टॉपिक आता है कि फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट सर्कल। तो बेसिकली टेंजेंट है, इस पॉइंट पी को फाइंड आउट करने के लिए जो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें स्टेप्स पता होने चाहिए। तो पहला स्टेप हम क्या देखते हैं कि राइट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। हम कोई भी स्लोप, इसकी स्लोप को m लेट करके स्लोप पॉइंट फॉर्म से
उस इक्वेशन, उस बेसिकली उस टेंजेंट की इक्वेशन को लिख देंगे। नाउ नाउ हमें क्या करना है, जो एक्स एंड वाई कोफिशिएंट है, अब हमें एक्स और वाई कोफिशिएंट क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। बेसिकली कैसे, किससे कंपेयर करना है, तो सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन होगी, तो सर्कल की इक्वेशन से हम जो अभी पढ़ के आए हैं इस वाली इक्वेशन से एक इक्वेशन हम इससे निकाल लेंगे T1 की, एक इक्वेशन हम टेंजेंट की इससे निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हम टेंजेंट की स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू है वो हमें क्या पता चल जाएगी, वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे नहीं समझ आएगा, कुछ थोड़ा मिस्टेक्स देखते हैं। ऐसा नहीं है, इसके हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो फाइंड करना है, स्लोप क्या लेट करेंगे, सब कुछ लेट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस में बेसिकली कैसे होगा कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन गिवन होगी और हमें क्या है, सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, और हम सर्कल की इक्वेशन से टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे जो हमने अभी पढ़ा उससे, फिर हम उस टेंजेंट की इक्वेशन को गिवन टेंजेंट की इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो उस कंपैरिजन में हमारे पास बेसिकली हम जो टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ से इसमें पुट करेंगे x1 y1, तो वो x1 और y1 के टर्म्स में चीज़ें होंगी, जब उनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें x1 भी मिल जाएगा और हमें पास y1 भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो हमने एक सर्कल लिया, एक सर्कल पर हमने लाइन खींची, हमने पॉइंट पी लिया, पॉइंट पी को हमने x, y कुछ लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद हमने क्या किया, सर्कल की इक्वेशन कुछ हमने ले ली, सिंपल सी ले लेते हैं, x² + y² इक्वल टू r²। अब हमें इस टेंजेंट की पैरामेट्रिक फॉर्म लिखनी है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है इसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली जो x1 है उसको हम r cos थीटा लिख सकते हैं, और जो y1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा। तो ये x1 और y1 है ना, ये p पॉइंट्स हैं, ठीक है, x और y1। ये हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल से हमने देखा था कि हम कोई पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी मैंने पीछे देखा था कि x माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अपॉन में cos थीटा इक्वल टू r, वहाँ से हमने कोई भी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है उसकी ये पॉइंट्स निकालनी है। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट p की वैल्यू आ गई है, अब हमें बस करना है सर्कल की इक्वेशन पुट कर देना, मतलब ऐसा करके वही वाली इक्वेशन x इंटू x1 y इंटू y1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आती है क्या, x इंटू कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा इक्वल टू r, ठीक है। और बेसिकली अगर हम देखें, एक नोट पॉइंट और लिख लेते हैं, एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि हमें बेसिकली एक सर्कल है, एक टेंजेंट, तो टेंजेंट से हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट कोई पॉइंट है ये, और ये P है, ये R है, ठीक है। ये सर्कल की कोई इक्वेशन है, ऐसे हमने रेड कर लिया। P पॉइंट को हमने क्या किया, अपने इसी पैरामेट्रिक फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, बेसिकली P अल्फ़ा, यहाँ पर जो एंगल हमने अल्फ़ा ले लिया, और ये एंगल बेसिकली Q जो है वो बीटा एंगल बना रहा है। तो ये हमने यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन लिख देंगे, इसकी भी लिख देंगे, मतलब पॉइंट्स लिख देंगे, इक्वेशन नहीं। और एक R पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो क्या आते हैं, r cos अल्फ़ा प्लस बीटा का होल तो डिवाइड बाई 2 अपॉन में cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। इसको याद कर लो, इसका रिजल्ट प्रूफ भी है, बट आफ्टर ऑल रिजल्ट ही याद करना है। x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई, सिमेट्री है, ध्यान से देखो, बस यहाँ पर साइन आ गया, यहाँ पर कॉस था, बाकी टर्म्स अंदर वाले क्या हैं, सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा जनरल फॉर्म देखी हमने, सॉरी जनरल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म हमने देखी। अब हम देखने वाले हैं स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म टेंजेंट की क्या होती है कि हमको एक टेंजेंट, हमें एक सर्कल गिवन है, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, एल हमने उस टेंजेंट के इक्वेशन ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने कोई जनरल इक्वेशन बेसिकली लाइन की ले ली है। अब हमें इसका हमें निकालना है
तो ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। अगर टेंजेंट और उसके बाद चले थे तो स्लोप ऑफ उसके फॉर्म्स, मतलब ये चीज़ हम इसको P इज इक्वल टू आर, ये हम बहुत जगह यूज़ करेंगे। P इज इक्वल टू आर, इस रिजल्ट को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हमने इस इक्वेशन में सर्कल को बेसिकली हमने क्या ले लिया, सर्कल के सेंटर को हम 0,0 लेट कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन में भी हम लिख रहे हैं। तो जो P की वैल्यू आ जाएगी वो 0 प्लस सी, इसके माइनस आ जाएगा, और ये √m² प्लस 1 जो है ना, ये r² के बराबर होगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट c की जो वैल्यू आती है ना, तो जो कांस्टेंट c की वैल्यू आती है वो आती है प्लस माइनस r√m² प्लस 1। ठीक है, c इज बेसिकली प्लस माइनस r√m² प्लस 1। ठीक है, और जो y होती है, y क्या आती है, तो यहाँ से बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाती है, mx, जो हमने देखा था। c हमें फाइंड आउट करना था, c की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √r टाइम्स m² प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कौन सी, स्लोप फॉर्म। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, P इक्वल टू आर हम बहुत जगह लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि जनरलाइजेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल की जनरल फॉर्म का जनरलाइजेशन करना। ऐसा हमें पता है सर्कल की जनरल फॉर्म क्या है, हमने जनरल फॉर्म इसलिए सेंटर और रेडियस फॉर्म हमने लिखा x(y - b)² इक्वल टू r²। ठीक है, तो अगर हम इस वाले को हम बेसिकली कैपिटल X लेट कर लें, इसको अंदर वाली टर्म को y लेट कर लें, तो बेसिकली x² प्लस y² हमारे पास क्या आ गया है, r² आ गया है। अगर हम टेंजेंट की जो स्लोप, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने देखी थी वो क्या थी, हम जस्ट ओवर ऊपर देख के आए हैं, मतलब नीचे देखा था कोई, y इक्वल टू क्या होता है, m टाइम्स x प्लस माइनस r√1 प्लस m² है ना। अब हम यहाँ से फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, y - b प्लस m इंटू x-a प्लस माइनस r√1 प्लस m²। ठीक है, मतलब कि हमने जैसे पिछले वाले सर्कल में क्या किया था, हमने इक्वेशन को ऐसे लेट किया था ना, हमने सिर्फ उस सर्कल की इक्वेशन को जो एस थी उसको हमने x² प्लस y² इक्वल टू r किया था ना। हम यहाँ पर xy कॉफिशिएंट, अगर x का कॉफिशिएंट आएगा, y का कॉफिशिएंट आ जाए, तो सबके लिए जनरलाइज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इसमें x को ये लिया, इसको कैपिटल Y लिया। हमने देखा था कि स्लोप की इक्वेशन हमने भी जस्ट टेंजेंट की इक्वेशन देखी, ये हमारे पास आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। एक सर्कल से किसी पॉइंट की सबसे लीस्ट डिस्टेंस एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के बारे में हम बात करने आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम सपोज करा कि एक सर्कल है, हमने एक सर्कल लिया और हमने बेसिकली एक पॉइंट, हम सर्कल के यहाँ पर ए ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं, और हमने बेसिकली डायमीटर के इन पॉइंट्स हैं ये सर्कल के। ठीक है, तो अगर हमने एक पॉइंट पी लिया, एक पॉइंट पी हम लेट कर लेते हैं कहीं इस पॉइंट पी को, तो जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगी पॉइंट पी की सर्कल से, तो वो इसके अदर एंड तक होगी, मतलब बी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे फ्रॉम अ सर्कल और पॉइंट के बीच की। एंड जो ये लीस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, और लीस्ट डिस्टेंस ये होगी, ये वाली लीस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, सॉरी, हाँ यही होगी। इस सेंटर को सी ले लेते हैं, तो अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, सी पी प्लस, मतलब बेसिकली बी पी होगा, बी पी होगी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी प्लस आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड जो लीस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ सी पी। जैसे सी पी में से आर को माइनस कर देंगे, सी पी में से हमने मॉडुलस किस लिए लगाया, देखो ये कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है ना, हमने एक सर्कल लिया, पॉइंट को सर्कल के अंदर लेट कर लिया, तो सर्कल और पॉइंट के बीच की लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस। मैक्सिमम क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट हमने कुछ ले लिया था बी,
तो ये बी सी प्लस ई वाली डिस्टेंस, ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, बेसिकली ऐसा कर लो ना, सी पी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सी पी बोल सकते हैं। इस सी पी मतलब ये पॉइंट पी और सी प्लस आर, और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम क्या हो जाएगा, सी पी माइनस आर। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, इसकी आर ज़्यादा है ना, तो आर माइनस सी पी होगा। ठीक है, तभी इस वाली कंडीशन में, इसमें से मॉडुलस की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इस वाले में हमने ऐसे लगा दिया था। ठीक है, पॉइंट अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है, हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आगे पावर ऑफ अ पॉइंट। एक छोटा सा टॉपिक हम देख लेते हैं। पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है कि हम जो S1 की वैल्यू निकाली थी, बेसिकली हमने कोई पॉइंट बोल दिया कि पॉइंट P बेसिकली x1, y1 है, अब हमें इसकी पॉइंट पावर निकालनी है। तो जब हमने जो देखा था कि हम पॉइंट वर्सेस सर्कल में हम देख रहे थे कि S1 जो है ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है, तो 0 से, तो वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है हमने देखा था, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर है, पॉइंट में अगर हम S1 में जो वैल्यू डाल के निकालते हैं, यहाँ पर तो हमें ग्रेटर देन लेस देन करना था, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस पॉइंट में जो वैल्यू, इस सर्कल की इक्वेशन में इस पॉइंट की जो वैल्यू पुट कर देते हैं, तब जो वैल्यू हमारे पास आती है, इसे सॉल्व करने के बाद जो S1 की जो इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है, हमें नहीं पता, कोई P वैल्यू आती है, देन दिस P वैल्यू इज़ द पावर ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ठीक है, एक नोट पॉइंट और देखते हैं। एक नोट पॉइंट बढ़िया सी चीज़ें क्या हैं कि हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया। ठीक है, अभी हमने एक पॉइंट P लिया कोई बाहर, हम इस पॉइंट से ऐसा सर्कल पे ऐसे लाइनें डालने हैं। ठीक है, हमने ऐसा nth लाइन तक हम यहाँ पर ले आए हैं सर्कल की, और एक ऐसा लास्ट तक जाते जाते एक टेंजेंट तक लेके आ रहे, एक टेंजेंट सर्कल के लिए है। हमने इसको A1, A2, A3 सॉरी A1, A2, AB1 डाल देते हैं, AB2 डाल देते हैं, इसको ठीक है, और ये nth तक कैसे आ रहे हैं, ये nth लाइन तक आ गए हैं, इसको 4 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, जो भी करना कर लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट क्या रखना वो देखते हैं। रिजल्ट क्या है, तो जो PA1 होता है, जो डिस्टेंस होती है PA1 की और PV1 की डिस्टेंस, PA1 की इंटू PV1 की जो डिस्टेंस होती है, वो इन सब की डिस्टेंस के बेसिकली PA2 इंटू PB2 के बराबर होती है, इस बेसिकली इक्वल टू PAN इंटू PBN। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन, मतलब इन सभी के डिस्टेंस का प्रोडक्ट का सम बराबर होता है, PA इक्वल टू PB। ठीक है, ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, हम बेसिकली ज्योमेट्री रिलेटेड टू पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो कि एक सर्कल से पास कर रही होती है वो देखने वाले हैं। हम यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, पावर ऑफ द पॉइंट हमें पता ही है, सब चीज़ हम देख ली थी। ठीक है, यहाँ पर पावर ऑफ पॉइंट का डिसाइड करेंगे, पावर ऑफ द पॉइंट हमने देख ही लिया था। अब हम यही सब चीज़ें हम बेसिकली पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक सर्कल बना लिया, अच्छा सा डायग्राम का, हमने एक सर्कल बना लिया, हमने यहाँ से बेसिकली टेंजेंट्स को ड्रॉ कर दिया एक पॉइंट P पे। ये बेसिकली पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं ये दोनों, जो एक पॉइंट P पे इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x, y1 ले लिया है, वहाँ जाके ये मीट कर रही हैं। ठीक है, हमने सर्कल की इक्वेशन को कुछ ले लेना है, इस सर्कल की इक्वेशन को हम सिंपली ले लेते हैं, x² + y² इक्वल टू r²। हम इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम थोड़ा नीचे चला जाता है समझ लो। ठीक है, इस पॉइंट को B ले लेते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास सेंटर आ गया, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, इसको हम अटैच कर देते हैं, इसको हम C बोल देते हैं। तो ये जो एंगल्स होते हैं, यहाँ से जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम D बोल देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम M बोल देते हैं। अब देखते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ होगी AP बराबर AB होगा, AP बराबर BP होगा, हमें पता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, LT, लेंथ ऑफ द टेंजेंट बेसिकली होता है √/S1। S1 क्या है, पॉइंट P को सर्कल की इक्वेशन में डाल देना, उसका रूट कर देना, ये हमारे पास क्या आता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, पहला आता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल लिया। दूसरा हम देखते हैं पावर ऑफ द पॉइंट। पावर ऑफ द पॉइंट क्या होता है, S1 के बराबर होता है। ठीक है, लेंथ के स्क्वायर का, और ये S1 के आ गया।
यहाँ पर आ गया पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें क्या पता चलना चाहिए, तीसरा पॉइंट आता है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है, बेसिकली ये एंगल टू थीटा, जो एंगल ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बेसिकली टू थीटा के बराबर है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें अगर इस वाले सर्कल में, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में अगर हम ज्योमेट्री लगाए हैं, है ना, हम यहाँ से देखें ये रेडियस है, ये हमारे पास इसकी लेंथ को, जो टेंजेंट की लेंथ है हम इसको एल ले लेते हैं, ठीक है। और ये सर्कल यहाँ से 90 डिग्री है, यहाँ से भी 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं क्या, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हम लगाते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इस ट्राइंगल PAC में, अगर हम ट्राइंगल PAC में अगर हम टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, R/L हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट L बेसिकली। हम जब यहाँ से देखेंगे तो टू थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ना, 2 टाइम्स इनवर्स टेन इनवर्स इंटू R/L, ठीक है। ये हमारे पास आगे आ गया एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। चौथा हमारे पास आता है कि जो ट्राइंगल बन रहा है PAB जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है PAB, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, तो इस ट्राइंगल में हम बेस इंटू हाइट देखें, तो जो हाइट है इस ट्राइंगल के लिए, हाइट को हम PM बोल सकते हैं। जो D लेंथ, D तो ये पूरी है, D बेसिकली क्या है, PC है, और PM को अगर हम निकालें तो अगर हम इसमें cos थीटा लगाएं, किसी भी ट्रायंगल में लगा लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल PAM में या PBM में, तो यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, cos थीटा क्या होता है, sin थीटा लगा देते परपेंडिकुलर पर, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, सॉरी यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या, cos, तो ये जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये बेस की लेंथ है टेंजेंट की, तो L आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस हाइट को निकाल सकते हैं, जो क्या आ जाएगी L cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा से हम निकाल पाएंगे AM को। AM क्या है यहाँ पर, बेस, हम इस AM को निकालेंगे, इसका दुगना कर देंगे तो वो AB आ जाएगा। तो AM हम यहाँ से जब फाइंड आउट करेंगे तो AM/, क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो यहाँ से जो AM की वैल्यू है और हमें दुगना करना है क्योंकि AB चाहिए ना, तो इनडायरेक्टली ये कितना आ जाएगा, 2L sin थीटा। हमारे पास बेस आ गया, ये पूरा बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लगाते हैं इसमें जो हमने देखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1/2 बेस की वैल्यू क्या थी, 2L sin थीटा, कॉस की वैल्यू क्या थी, L cos थीटा, 2 से 2 हम अगर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बस एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, L² sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इसी में पांचवा पॉइंट क्या आता है कि हमें एरिया निकालना हो क्वाड्रिलेटरल PACB, मतलब जो उस पॉइंट P से सेंटर से होता हुआ क्वाड्रिलेटरल जा रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम अगर देखें तो हमें यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस एरिया क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल PAC और जो ट्राइंगल PBC है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकाल दें, उसका दुगना एरिया कर देंगे, वो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो इसका हम एरिया निकाल देते हैं, इस वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है, R है, इसकी लेंथ L है, बहुत सिंपल हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC के, ठीक है। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC क्या हो जाएगा, हाफ R इंटू L, ठीक है।
तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इनटू रेडियस। ठीक है, इसी में सिक्स टाइप की कैटेगरी क्या बोलता है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल PAB, इक्वेशन ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग, हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस ट्राइंगल PABC को, मतलब इस वाले ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल P है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हम ऐसा एक इक्वेशन बनाते हैं बढ़िया सा, ऐसा है ना, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या देख सकते हैं, हमें पता है क्या कि जो आप ट्राइंगल PAB है वो सर्कल है, तो हम P एंड C को एज अ डायमेट्रिक इंड्स ले सकते हैं, है ना। तो डायमेट्रिक फॉर्म में क्या देखी थी, P माइनस x1 इंटू C इज़ द बेसिकली, यहाँ से P और C को हम क्या बोल सकते हैं, डायमेट्रिक इंड्स बोल सकते हैं ना। ये सर्कल है, ये पॉइंट और ये जो C पॉइंट है और ये P है वो डायमेट्रिक इंड्स हैं। तो डायमेट्रिक इंड फॉर्म्स में P के कोऑर्डिनेट्स, तो हम C के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 लिए थे ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे, तो हमने एक वे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की देख लिया है कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने 0 रख दिया, इसको हम प्लस कर देंगे y माइनस y1 इंटू, और ये y माइनस 0 बराबर 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें याद आएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल PAB। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल बेसिकली क्या होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर पहचान पाओ तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। डायरेक्टर सर्कल बेसिकली उस सर्कल को नाम दिया गया है, बेसिकली एक स्पेशल लोकस है पॉइंट्स का। जैसे कि हम देखते हैं, बताते हैं कि हमने एक सर्कल लिया, ऐसा डेफिनेशन जाएगा, हम ऐसा फिगर में देखते हैं हमें काम आने वाला है कि हमने एक सर्कल लिया और हमने पॉइंट P से, हमने इस सर्कल पे क्या करा, दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। ठीक है, पॉइंट P से, पॉइंट P क्या है, H, K। ठीक है, ये इसकी, यहाँ से हमने देखा ये इसकी रेडियस है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री बना, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर है, तो ये भी रेडियस R होगी, ये भी रेडियस R होगी, और जो ये होगी, ये जो होगी ना, तो ये क्या है बेसिकली, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है कि इसको बेसिकली हमने क्या किया है, एक नेम दिया है टू अ स्पेशल लोकस ऑफ अ पॉइंट। कौन से लोकस पॉइंट, जो क्या हुआ परपेंडिकुलर हों, फ्रॉम विच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉ, एक पॉइंट से जिससे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं टू अ सर्कल, कोई भी कर्व, या ये डायरेक्टर सर्कल हम कर्व के लिए, कोई भी कर्व के लिए डिफाइन कर सकते हैं। और इन केस ऑफ सर्कल के केस में जो डायरेक्टर सर्कल होता है विद द गिवन सर्कल एंड रेडियस इज बेसिकली, तो ये जो गिवन सर्कल है उसके कॉन्सेंट्रिक होता है, मतलब इस जो गिवन सर्कल है, इस सर्कल को हम अगर S1 बोल दें, तो S1 और जो डायरेक्टर सर्कल से जो सर्कल बना है, डायरेक्टर सर्कल बना है वो बेसिकली S2 बोल दें, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे, मतलब इनके सेंटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। और तो और जो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस जो डायरेक्टर सर्कल की है, इसको हम R ले लेते हैं, वो इक्वल टू होती है √2 टाइम्स जो स्मॉलर सर्कल था उसकी रेडियस के बराबर होती है। ठीक है, 90 डिग्री पे हमने बनाया है। ठीक है, हमने क्या किया, जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, इन दोनों ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को हम ड्रॉ किया, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हम छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या होता है कि हम बेसिकली जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन होती है सर्कल की किसी पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, वो हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है क्या, एक बार फिगर से देख लेते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल से हमने एक बेसिकली पॉइंट P से, जो एक पॉइंट P है सर्कल के बाहर, हमने दो कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ किया, एक इंटरसेक्ट करी सर्कल को A और B से, और जो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन है वो कैसे निकालते हैं, तो वो भी क्या होती है, जैसे टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x1 इंटू x1, मतलब x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये जो टेंजेंट की इक्वेशन कब होती है, जब वो पॉइंट P सर्कल पे लाई कर रहा हो। ठीक है,
मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बेसिकली। कॉर्ड ऑफ इक्वेशन हम जब ये कब लिखते हैं, जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का और सर्कल से लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट द सर्कल। तो उसके जो रेस्पेक्ट में लिखते हैं वो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होती है। यहाँ पर क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही हैं, इसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, COC की इक्वेशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू द गिवन मिडिल पॉइंट। अगर इसे हमें इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड निकालनी है, मिडिल पॉइंट हमें गिवन है, उससे हमने कॉर्ड निकाली, इसका मिडिल पॉइंट M है और हमें इस AB की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो इक्वेशन जो आती है वो आती है T बराबर S1, T बराबर S1 हमें कर देना है, ठीक है। T क्या है, T क्या है जो हमने पढ़ी थी, जो T की वैल्यू पढ़ी थी हमने, T बेसिकली ऊपर वाले में भी एक चीज़ और है, इससे बेसिकली ये जो हम वैल्यू एस, जो बेसिकली हम जो एस इसको हम निकालते हैं, जो वैल्यू आई है ना, ये बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वैल्यू आई है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए टी बराबर क्या होता है, 0 होता है। और टी क्या है, टी बेसिकली हम उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर टी टेंजेंट की इक्वेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। टी बेसिकली टी जो टर्म है ना, इसको हम यूज़ कर रहे हैं किसको दिखाने के लिए, जो कि हमने जो टर्म्स को एक्सचेंज किया था, जो हम शॉर्ट ट्रिक देखे थे कि x² को हम x1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है तो बेसिकली यही तो है वो वैल्यू। अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली क्या है, x×x1 + y×y1 -a², ये t है, इस t बराबर 0 कर दिया। तो ये t उस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हम x को x1 से रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और हमने क्या देखा, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड के रेस्पेक्ट में अगर हम बेसिकली देखें, वो हमने यहाँ से देखा, ठीक है। यहाँ से हम अगर t बराबर S1, t बेसिकली क्या है, t वही है जो हम x और उससे रिप्लेस कर देते हैं। S1 क्या है, S1 बेसिकली हम उस मिड सर्कल की इक्वेशन में मिड पॉइंट्स को डाल देते हैं, तो वहाँ से जो इक्वेशन आती है वो हमारी आती है कॉर्ड की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो क्या आता है, t बराबर S1, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, ठीक है। S1 क्या था कि जो सर्कल के मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको सर्कल की इक्वेशन में डाल दें। जैसे इसको हम h, k ले लें, अगर हम इसको h, k ले लें, इन पॉइंट्स को सर्कल की इक्वेशन में डाल दें तो वो S1 की वैल्यू प्रेजेंट करेगा। और t क्या है, t वो एक्सप्रेशन है जिसमें हम x×x1 इन सबको रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम आगे और वीडियो बनाते हैं उसमें देखेंगे, ठीक है।